Hello everyone. बेटा सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो मैकेनिक्स में बेटा, वो है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। जो चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। ये इस तरह का चैप्टर है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। ये बीए में और बीएससी में जो ट्रेडिशनल जो कोर्सेज हैं, जो बीए बीएससी, उसमें मैकेनिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। एग्जाम में इससे मैक्सिमम और मिनिमम यानी 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 3 मार्क्स में डेफिनेशन और 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है। ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका जो वर्किंग रूल है वो एक ही जैसा है हर क्वेश्चंस का। अब इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं जो हमारे क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल हैं और जो हमारे जो डेफिनेशन है उसके लिए हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं कि कोई भी आपकी एक रिजिड बॉडी दी हुई है, वो किसी भी शेप की हो सकती है। जैसे सपोज करो ये आपकी एक रिजिड बॉडी हो सकते हैं। सपोज करो ये A1 पॉइंट है, इस पे फोर्स इज F1। ये पॉइंट A2 है, इस पे जो फोर्सेस हैं अप्लाई जो हो रहे हैं वो F2 हो रहे हैं। ऐसे ही आपका ये पॉइंट हमने लिया A3 और फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे F3। ऐसे ही हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया, ऐसे यहाँ पे पॉइंट लिया ले सकते हैं और ये आएगा N पॉइंट और इसे फोर्स हो रहा है आपका Fn अप्लाई। तो एक रिजिड बॉडी है, इस पे हमारे N फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और N पॉइंट्स पर। सपोज करें कि ये जो बॉडी है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट मोशंस में है। वो मान चलते हैं ये आपका लाइन है और इसी से हम आगे जो वो करेंगे अप्लाई ये यहाँ पे इस पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट O है, यानी ये पूरी रिजिड बॉडी पॉइंट O के रेस्पेक्ट में मोशन में है, यानी इसको डिस्टर्बेंस कर सकते हैं यानी या घूम सकती हैं इसके अबाउट। तो हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हम इसमें यानी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, यानी 3 डायमेंशन का मीन्स क्या होता है कि यदि हम इस पॉइंट से लेकर के एक एक्सिस लेकर चलें बेस वाली यानी वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल, और एक लेकर चलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस लेकर चलेंगे और ये एक एक्सिस लेकर चलें जेड। तो सपोज करें कि जितने फोर्सेस इन पे अप्लाई हो रहे हैं इस बॉडी पर वो एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस होते हैं, यानी जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं। जैसे हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो भी आपका बॉडी है उसमें इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज करें कि जो इस बॉडी पे जो टोटल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो वेक्टर हम R से नोटेशन से लेकर चलते हैं, जिनकी वैल्यूज वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 अप टू वेक्टर Fn हो जाएगी। दैट्स क्लियर आफ्टर दिस। अब वो सपोज करें कि जो ये फोर्सेस हो रहे हैं वो किसी एक लाइन के जो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो सपोज करो इस लाइन पे आ रहा है और इस लाइन पे सपोज करो एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे X, Y और Z हैं, यानी ये पॉइंट आपका इसके अंदर ही रहेगा। तो P पॉइंट है इस बॉडी के अंदर ही उसमें रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट X, Y और Z होंगे। अब इस P पॉइंट के जो रेस्पेक्ट में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके प्लस YJ और प्लस Z के, यानी स्केल ऑफ मोमेंट जो इसमें टर्म्स यूज होगी वो हो जाएगी Li प्लस Mj और प्लस Nk। फोर्स यानी पूरे फोर्सेस को एक साथ ऐड कर लें ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में, वो R के इक्विवेलेंट लेके चलेगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसी भी एक लाइन के अबाउट इस बॉडी पे होगा। वेक्टर R इक्वल टू हम लेके चलेंगे xi प्लस yj और प्लस z के,
इनका ये दोनों का मीन्स ये होता है कि बेटा एक लाइन है जिस पे एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, यदि उसके पैरेलल हमारे कपल ऑफ मोमेंट हो जी, तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं यानी एक्स वाई और जेड, यहाँ एक्स का मीन्स क्या है, वाई का मीन्स क्या है और जेड का मीन्स क्या है। एक्स का मीन्स होता है कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेयर x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस अप टू xn, ये इसका मीन्स है। y इक्वल टू ऑल फोर्सेस विद पैरेलल टू y एक्सिस, y1 प्लस y2 प्लस z2 और प्लस अप टू zn। यानी इन में जो हम क्वेश्चंस में जो यूज़ होगी और टर्म्स जो यूज़ होगी वो एक तो ये है आपका कि जो सिंगल फोर्स को में जो पूरे सिस्टम पे जितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करते हैं उन फोर्सेस को। तो हमने वेक्टर आर लिया, उसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड गए। किसी किसी बुक्स में ये भी लिखा पाएगा एक्स वाई जेड, तो इसका अर्थ यही होता है कि एक्स मीन्स ऑल फोर्सेज विच अप्लाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस and notations by capital X, and which forces apply y axis and parallel to y axis known as y and denoted by y, and similarly z and which force is parallel to z axis which is said to be which is equal to z। अब इसमें L M N क्या है, L M N की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जैसे हमारी रिजिड बॉडी है तो हम सपोज करें कि A से O तक की जो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस पे क्योंकि जो जी है वो आपका यानी जो मोमेंट है वो उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, वो नहीं वो भी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये आपका सब क्या है वेक्टर फॉर्म में है। इसे सपोज करो A1 है, यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की इन दोनों के बीच की A2 है, ऐसी आपका AN, ये आपका A3, यानी ये A3 हो जाएगा और ये हो जाएगा AN, यानी इन पॉइंट से जहाँ से आपका बॉडी रोटेट हो रही है जिस पॉइंट्स पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ गिवन रिजिड बॉडी। L की वैल्यू कैसे निकलेगी, M की वैल्यू कैसे निकलेगी, Zn की वैल्यू कैसे निकलेगी, और या आपका G इक्वल टू क्या होगा। एक हम सिंपल लेके चलते हैं, जो G की जो वैल्यूज होगी वो होगी आपका A1 क्रॉस वेक्टर F1, यानी जो पूरा जो फोर्सेस हैं एक रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट करें, यानी एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करें, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा विद ज्योमेट्रिकल कंडीशंस एल्जेब्रिक सम। आफ्टर दिस G इक्वल टू A1 इंटू वेक्टर, ये भी आपको क्या है, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू O, वेक्टर A1 क्रॉस F1, सिमिलरली नेक्स्ट A2 प्लस वेक्टर F2 और प्लस प्लस अप टू AN वेक्टर FN। इनको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ AI क्रॉस वेक्टर FI I इक्वल टू 1 to N, यानी ये वेक्टर G के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A1 क्रॉस F1, यानी जो आपका इसमें हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, एक तो आपका वेक्टर R इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स है, एक कपल ऑफ मोमेंट G है, और जो इसमें L M N टर्म्स यूज हुई हैं L M और N, L का यहाँ पे मीन्स हो जाएगा कि जो कपल ऑफ मोमेंट हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएं, पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएं और पैरेलल टू जेड एक्सिस आए, उन सबका एल्जेब्रिक सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में वो G के इक्विवेलेंट होगा, और G की जो वैल्यूज हैं वो आपकी इसके इक्विवेलेंट होगी। दैट्स क्लियर। ये आपकी कुछ टर्म्स थी जो हम इसके अकॉर्डिंग समझाया है। अब इसमें आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है वो इनवेरिएंट। इनवेरिएंट क्या होता है, देखो जैसे आपका बेटा रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर R इक्वल टू हमने लिखा XI प्लस YJ और प्लस Z के, ये हमने एज्यूमिंग किया था वेक्टर R के इक्विवेलेंट, और जहाँ पे X और Y Z मीन्स क्या होता है कि ऑल फोर्सेज विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑल फोर्सेज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ऑल फोर्सेज पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो इनको जो रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट किया वेक्टर R इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस Z के, और एक कपल ऑफ मोमेंट हमने क्या लिया G इक्वल टू LI प्लस MJ
प्लस एन के। तो जो इन्वेरिएंट हैं वो इन्वेरिएंट क्या बन जाएगा आपका, इसमें जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की जो वैल्यूज़ होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ। यानी जो भी आपका रिजल्टेंट फोर्स हैं जिसको मैग्नीट्यूड में हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड आर लिया है तो उसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो यही कहलाता है आपका इनवेरिएंट, या इन शॉर्ट में इसको ये भी बोल सकते हैं इनवेरिएंट के लिए। ये तो हमने वैल्यू निकल गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इनवेरिएंट। इनवेरिएंट यानी जहां आप क्वेश्चंस में पूछने लगे, एक प्रॉब्लम दी हुई है कि आप इसका इनवेरिएंट निकालें, तो इनवेरिएंट का मीन्स होता है कि उस पूरे बॉडी को एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करें। उस सिंगल फोर्स में रिड्यूस करने के बाद में वो आपका आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आ जाएगा, और जैसे हम उसकी वैल्यू निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, उसका स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वही इनवेरिएंट कहलाएगी। क्लियर। इसके बाद में आता है सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स कि बॉडी पे आपके एक से अधिक 2, 3, 4, 5 इस तरह फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, उनका हमें सिंगल रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो जो सिंगल रिजल्टेंट फोर्स वो वेक्टर आर के इक्विवेलेंट आएगा, यानी जो हम आर निकालेंगे उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। लेकिन जो उसमें कपल ऑफ मोमेंट निकालेंगे हम, कपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर और कपल ऑफ जी, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसका मीन्स होता है कि जब आर के 0 इक्विवेलेंट नहीं है तो कपल ऑफ मोमेंट 0 होगा। तो ये कहलाएगा आपका जब सिंगल रिजल्टेंट फोर्स में कोई भी प्रॉब्लम रिड्यूस होती हैं, या जितने भी फोर्सेस हमारे यहाँ बॉडी एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे वेक्टर आर डॉट वेक्टर जी इक्वल टू 0 होगा, जहाँ वेक्टर आर डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मीन्स होगा जी की वैल्यू 0 होगी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगी। आफ्टर दिस अब इसमें क्वेश्चंस आता है कि यदि हम 3 डायमेंशंस में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओ पॉइंट ले लिया, इसमें सपोज करो ये इस पे एक पॉइंट पी लिया हमने जिसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं। दैट्स क्लियर। यानी वेक्टर वही है, ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, और वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आता है, चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस पॉइंट। यदि हम किसी भी बेस का बेस चेंज कर दें, यानी सेंटर पॉइंट जो आपका ओ है उसको चेंज कर दें, तो एक सिंगल फोर्स में जो पूरा सिस्टम रिड्यूस हुआ है या जो कपल ऑफ मोमेंट है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सपोज करें, अब ये सपोज करो ये अब यहाँ पे आ जाती है नई एक्सिस, ये नई एक्सिस यहाँ पे आती है, ये इसके पैरेलल है, एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये हो गया आपका जेड डैश हो गया। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और ये जो पॉइंट आपका आ गया ओ डैश आ गया, ओ डैश से कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। दैट्स क्लियर। या इसको हम लिख सकते हैं जो ओ डैश जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट यानी ओ डैश इक्वल टू एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के, यानी ये आपका के मीन्स यूनिट वेक्टर है ये आपके सभी, और इसको हमने मान लिया वेक्टर सी के इक्विवेलेंट है। जैसे हमने वहाँ पर लिया था वेक्टर आर, ये माना हमने वेक्टर सी के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स डैश में से हम ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे, जब सबट्रैक्ट करें तो ये रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ओ पॉइंट कोऑर्डिनेट आपके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आ गए, तो ये आपके जो वेक्टर सी के इक्विवेलेंट ले लिया। जैसे हमने वेक्टर ओ पे लिया, ऐसे वेक्टर हमने क्या लिया, ओ डैश लिया है। तो अब इस कंडीशंस में यदि पहले वाली कंडीशंस में इसके अबाउट जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वेक्टर आर है, और जो कपल ऑफ मोमेंट हैं वो जी हैं, तो न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट फोर्स हैं उसे सपोज करो वो वेक्टर आर है।
क्या लेकर चलें कि लेट द न्यू फोर्सेस चेंज ऑफ बेस 0 to O dash is R dash and couple of moment G dash. Then the values of R dash equal to R because when a body, यानी जब किसी बॉडी पर हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स हैं वो आपका बेस पॉइंट कहीं पे लेके चलें वो आर के ही इक्विवेलेंट होगा, यानी जो पहले था वो बाद में होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स यानी पोजीशन ऑफ सेंटर पॉइंट या पोजीशन ऑफ देयर पॉइंट्स, जैसे आपका A1 A2 A3 पॉइंट लिया था हमने रिजिड बॉडी में, एंड कपल ऑफ मोमेंट। लेकिन जो कपल ऑफ मोमेंट है वो जी उसकी जो कंडीशन वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपका पहले ओ से कंसिडर किया था, लेकिन अब हम ओ डैश से कंसिडर करेंगे। उस केस में क्या आएगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब जो काउंटिंग होगी, पहले हम ओ से काउंटिंग करते थे, लेकिन अब हम करेंगे ओ डैश से काउंटिंग। तो ओ डैश से काउंटिंग करने के लिए क्या आएगा कि जो ओरिजिनल था पहले वाला माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर आर आ जाएगा। तो ये आपका दो फार्मूले हैं, इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि ये जब चेंज होता है किसी भी सिस्टम का बेस तो वो आपका रिजल्टेंट तो वही रहता है, लेकिन जो कपल ऑफ मोमेंट हैं वो चेंज होकर के जी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर आर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में भी पूछी जा रही है वो कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पे देखें। एक तो आपका है रेंच। देखो रेंच होता क्या है, रेंच का मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये जब आपका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड में हम क्या लेके चलें, एक रिजल्टेंट फोर्स आर लिया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑफ मोमेंट। यदि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हों या दोनों पैरेलल हों और एक ही लाइन के अबाउट हों तो वो रेंच कहलाता है। रेंच की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन ए बॉडी, या बोल सकते हैं कि यदि किसी बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, यदि उसका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और कपल ऑफ मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में एक लाइन के अबाउट पैरेलल हों या दोनों ही पैरेलल हों एक दूसरे के, तो वो रेंच कहलाता है। पिच ऑफ रेंच क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। पिच ऑफ रेंच क्या होगा कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ कपल ऑफ मोमेंट की वैल्यूज यानी P इक्वल टू इस तरह आ जाए कि G अपॉन R, एक रिलेशंस निकालें, यानी कपल ऑफ मोमेंट पैरेलल टू कपल रिजल्टेंट फोर्स R, या P इक्वल टू, यानी इन क्वेश्चंस को इस तरह लिख सकते हैं कि G इक्वल टू P इंटू R। तो यहाँ पे जो G की वैल्यूज हैं या P की वैल्यूज ये निकल जाएगी, जो यहाँ P हैं यही कहलाएगा आपका पिच ऑफ रेंच। या इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि द रेशो मैग्नीट्यूड ऑफ कपल ऑफ मोमेंट G एंड मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज सेड टू बी पिच ऑफ रेंच, यानी इसकी डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी। नेक्स्ट आपका इसमें रहता है एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब अपनी बुक से भी तैयार कर लेना, सेंट्रल एक्सिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये तीन डेफिनेशन है, रेंच है, पिच ऑफ रेंच है और एक आपका सेंट्रल एक्सिस है। और सेंट्रल एक्सिस जो डेफिनेशन है वो आपकी कैसे बनेगी, यानी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आपकी इसी पे बेस्ड आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसमें है कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ये है आपका कि द लाइन अलोंग which is single resultant force of magnitude R acting and which is also the axis of single couple of moment G cos theta is which the system of forces acting on a body is reduced is called the quiescent central axis of the system of forces।
तो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसी पे जो हम अब जो डेरिवेशन लेके चलेंगे, जो आपका क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में भी आता है, तो अब यहाँ से स्टार्टिंग है, ये टर्म्स थी जो इसमें यूज़ हो गई है। तो क्वेश्चंस आता है आपका कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इसमें सेंट्रल एक्सिस से इक्वेशंस हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसे डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रिजिड बॉडी लेंगे, कोई भी हमने रिजिड बॉडी ली, इसका ये सेंटर पॉइंट लिया O, इस सेंटर पॉइंट से हमने इस बॉडी को 3 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, जैसे हमने पहले भी डायग्राम बनाया था। ये 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, ओ एक्स, ओ वाई और एंड ओ जेड, ये ओ पॉइंट हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक सपोज करें एक जो लाइन हम लेके चलते हैं जिससे बोलेंगे हम सेंट्रल एक्सिस लाइन, और सेंट्रल एक्सिस इसलिए बोले जाते हैं कि इसी लाइन पे आपका जो पूरा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अप्लाई होता है। इस पे एक पॉइंट हमने P लिया, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड हो गए, वेक्टर OP इक्वल टू यहाँ पे लेट वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर R, और इसकी जो वैल्यूज है XI प्लस YJ प्लस ZK, और पूरा सिस्टम एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो रहा है, और वो OP के अबाउट है, इस लाइन के अबाउट है। एक रिजल्टेंट फोर्स हमने R ले लिया, उस जो R की वैल्यूज हैं वेक्टर R की, वो XI प्लस YJ और प्लस ZK हैं, और एक कपल ऑफ मोमेंट G लिया O के अबाउट, जो LI प्लस MJ और प्लस NK आ गया। दैट्स क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज करें ये जो बेस पॉइंट है इसकी पोजीशन ओपन ना हो करके अब यहाँ पे ले ली, तो जो न्यू एक्सिस है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, और ये पॉइंट हो गया आपका ओ डैश। तो पहली वाली कंडीशंस में जो हमने अभी पढ़ा था कि जब किसी भी जो बॉडी का सेंटर पॉइंट यानी जो बेस पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पे होता है। जो रिजल्टेंट फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले भी वही था, बाद में वो रहेगा, लेकिन आपका इसमें जो जी है वो जी की वैल्यूज पे डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जी है ये है R इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो जब आप बेस चेंज करते हैं उस कंडीशन पे जो रिजल्टेंट फोर्स हैं वो वेक्टर R डैश हो जाएगा, जो R के ही इक्विवेलेंट रहेगा। लेकिन जो कपल ऑफ मोमेंट हैं वो आपका G वेक्टर G माइनस वेक्टर, अब इसमें क्या लेके चलें, जो कोऑर्डिनेट हैं वेक्टर R आ जाएगा और क्रॉस वेक्टर R के ही इक्विवेलेंट रहेगा। उस हमने R मान लिया एक्स वाई जेड के जो पॉइंट्स हैं, इसको यहाँ पे व्यवस्थित कर लिया। अब ये जो वेक्टर G डैश है वो G माइनस या C ले सकते हैं, वेक्टर C क्रॉस वेक्टर दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है जिसे हम लेके चल रहे हैं। हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। अब हमारा क्या करते हैं कि जो ये R डैश और G डैश आया है ये रेंज हैं। नाउ R वेक्टर R डैश और G डैश क्या प्रेजेंट करते हैं, इज द रेंज, इज द रेंज। जब ये रेंज है तो रेंज की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक रिलेशंस में होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट जो वेक्टर G डैश है वो P इंटू वेक्टर R डैश हो जाएगा। ये आपका पॉइंट ध्यान रखना है। जब किसी क्वेश्चंस में हमने R डैश और G डैश लिया है, ये इससे कंडीशंस आ गई, R इक्वल टू G इक्वल टू वेक्टर OP इक्वल टू, हमने ये पॉइंट लिया, यानी इसको प्रूफ करने का तरीका वही है कि लेट OX, OY एंड OZ आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस and OP the equation of central axis and PB point lies on it whose coordinate x, y, z such that OP equal to
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू वेक्टर आर. नाउ let the given body reduce a single forces vector r equal to xi plus yj plus zk and a couple of moment li plus mj plus nk. Let the body transfer change its base 0 to o to o dash. Now the new position of dead points p vector r equal to resultant force vector r equal to r and vector g dash equal to g minus dash. यानी ये जो r dash और g dash आया है एक रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करेगा. जब ये रेंज है तो रेंज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पिच ऑफ रेंज के अकॉर्डिंग वेक्टर g dash इक्वल टू p इंटू वेक्टर r dash हो जाएगा. और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसी से हमारी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकलेगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट g dash आपका क्या बन जाएगा, यही जो हमने अभी यूज़ किया है कि वेक्टर g माइनस वेक्टर r और क्रॉस वेक्टर r इक्वल टू p इंटू वेक्टर r. वेक्टर r आपको यहाँ पे आ जाएगा. इन तीनों की जो वैल्यूज 1, 2 और 3 की वैल्यूज आपकी यहाँ से इसमें रिप्लेस कर लेंगे और रिप्लेस करने के बाद में दोनों साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं हम उनको कंपेयरिंग कर लेंगे. कैसे करेंगे? g की वैल्यू होगी आपकी li mj nk माइनस xi प्लस yj और प्लस zk. क्रॉस प्रोडक्ट है कैपिटल XI प्लस YJ और प्लस ZK और इक्वल टू P इंटू आ गया XI प्लस YJ और प्लस ZK. इसमें हम सोल्व कर लें. सोल्व करने के बाद में हमें क्या मिलेगा कि LI प्लस MJ प्लस NK माइनस पहले ही आपका XI के मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे. करने के बाद में आपका I, J और K इसमें हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे. देखो कैसे करेंगे. X इंटू कैपिटल X आ जाएगा और I क्रॉस I. फिर इसी तरह आपका ब्रैकेट में रख लें प्लस Y इंटू कैपिटल X इंटू J क्रॉस I. यानी पहले लिया जाएगा तो I के बाद में लिया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि ये इस पे इनकी पोजीशन पे डिपेंड होता है. ऐसे आपका z के साथ लेके चलें. z इंटू कैपिटल XI इंटू K इन क्रॉस I प्लस अब y j की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे. x इंटू कैपिटल Y इंटू I क्रॉस J प्लस y इंटू कैपिटल Y और ये आ जाएगा J क्रॉस J प्लस स्मॉल z इंटू कैपिटल Y स्मॉल K क्रॉस J और प्लस अब Z K की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे. X इंटू कैपिटल Z I क्रॉस K प्लस Y इंटू Z J क्रॉस K प्लस Z इंटू कैपिटल Z K क्रॉस K और ब्रैकेट क्लोज्ड और इक्वल टू P इंटू XI प्लस YJ प्लस ZK. ये यहाँ से मिल जाएगा. अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये आपका LI है MJ है और प्लस NK है तो हमने एज इट इज रख लिया माइनस. अब इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर लगाएंगे कि जो हमने पढ़ा था उसमें 12th में पढ़ लिया होगा कि यदि ये I है, ये J है और ये K है, यदि ये इसके अकॉर्डिंग चलता है यानी I क्रॉस J लेकर चलें तो इक्वल टू K हो जाएगा. यदि J क्रॉस K लेकर चलें तो ये I के इक्वलेंट हो जाएगा. और जो J क्रॉस हम I लेकर चलें तो K क्रॉस I लेकर चलें तो ये आपका J के इक्वलेंट हो जाएगा. यानी ये क्रम से. लेकिन जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी तो वो नेगेटिव में आ जाएगा. ये तो पढ़ा है कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. अब यहाँ पे हम देखें I क्रॉस I की जो वैल्यूज़ हैं या J क्रॉस J या K क्रॉस के इन सभी की वैल्यू 0 के इक्वलेंट होती है. तो यहाँ पे I क्रॉस I 0 हो जाएगा. यहाँ पे जो दिया हुआ है ये K है J क्रॉस J 0 हो गया. और इसी तरह अब यहाँ पे K क्रॉस K इक्वल टू 0. जो इसमें रिमेनिंग पार्ट रहेगा विद फार्मूला तो उसको हम अप्लाई कर लेंगे. माइनस स्मॉल x इंटू कैपिटल X इंटू 0
अब लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्म y इंटू कैपिटल एक्स या j क्रॉस i। अब देखो यहाँ पे j क्रॉस i उल्टा हो गया, तो इसका मीन्स ये नेगेटिव में आएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के प्लस z इंटू कैपिटल एक्स k क्रॉस i। अब ये k क्रॉस i ये सीक्वेंस में है, तो ये j के इक्विवेलेंट हो जाएगा प्लस में, तो ये j आ जाएगा प्लस x इंटू वाई, i क्रॉस j है इस सीक्वेंस में है, तो ये आपका पॉजिटिव k के इक्विवेलेंट हो जाएगा प्लस स्मॉल y इंटू कैपिटल y है, ये j क्रॉस j, ये जीरो बन गया, इसे लिखेंगे नहीं। फिर z इंटू वाई k क्रॉस j उल्टा हो गया, पोजिशन इसकी अपोजिट हो गई, तो माइनस i के इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस x इंटू जेड i क्रॉस j अपोजिट हो गया, तो माइनस j के इक्विवेलेंट आ जाएगा प्लस y इंटू जेड j क्रॉस k, अब आ गया j क्रॉस k, तो ये i के इक्विवेलेंट हो जाएगा और प्लस z क्रॉस j ये जीरो बन जाएगा और ये इक्वल टू xi यानी p इंटू xi प्लस p इंटू वाई जे और प्लस p इंटू जेड k आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि li प्लस mj प्लस nk, ये तो हमने एज इट इज रखा माइनस ब्रैकेट में इनकी वैल्यूज हमने i और j और k के जो साथ साथ हैं उन्हें हमने एक साथ लिखेंगे। तो इसमें क्या आएगा आपका, या पहले ये करते हैं कि जो i के साथ हैं लेफ्ट में वो एक साथ लिखें, जो राइट में जो i के साथ हैं वो एक साथ लिखेंगे। तो इसमें क्या आएगा आपका l i के साथ यहाँ पे, और i कहाँ मिल रहा है हमें, एक तो i यहाँ पे मिल रहा है और एक i यहाँ पे मिल रहा है इन दोनों में, तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस है और माइनस है तो ये माइनस रहेगा, तो पहले माइनस वाला लिखेंगे y इंटू जेड और प्लस z इंटू कैपिटल y, ये i बाहर आ गया प्लस m के साथ लेके चलेंगे, m के साथ फिर वही j के साथ, j पोर्शन एक यहाँ पे है और एक j पोर्शन यहाँ पे है, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा, तो पहले ये लिखा जाएगा माइनस z इंटू कैपिटल x और प्लस स्मॉल x इंटू कैपिटल z, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे j और प्लस यहाँ पे n माइनस, अब जो बचा है ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, और जो इसमें बचा है आपका ये वाला पोर्शन पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी x इंटू वाई और प्लस स्मॉल y इंटू कैपिटल x और ये k के साथ और इक्वल टू पी एक्स और पी वाई और पी जेड, यानी ये i के साथ ये j के साथ और ये k के साथ आ जाएगा। यानी कंपेयरिंग बोथ साइड लाइक पावर्स ऑफ i j k वी गेट, तो दोनों साइड से हमें क्या क्या मिलेगा कि l माइनस वाई जेड और प्लस जेड वाई इक्वल टू पी इंटू एक्स, सेकेंड में मिलेगा यहाँ पे m जेड एक्स और प्लस एक्स जेड इक्वल टू पी वाई और n माइनस एक्स वाई और प्लस स्मॉल वाई एक्स इक्वल टू पी जेड, यानी तीन चीज़ मिल जाएगी हमें इन दोनों की कंपेयरिंग करने के बाद। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या आता है कि हमें ये जो इक्वेशंस हैं ये दोनों हम क्या करेंगे p के इक्विवेलेंट लेके चलेंगे, तो p के इक्विवेलेंट l माइनस वाई जेड हो गया प्लस जेड वाई अपॉन x इक्वल टू p, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड से मिल जाएगा m माइनस जेड एक्स और प्लस एक्स जेड अपॉन वाई इक्वल टू p, और थर्ड वाली जो मिल जाएगी n माइनस एक्स वाई और प्लस स्मॉल y इंटू कैपिटल x अपॉन जेड और इक्वल टू p। तीनों इक्वेशंस p के इक्विवेलेंट हैं तो आपस में भी इक्विवेलेंट होगी। जब ये आपस में इक्विवेलेंट होगी तो किसके इक्विवेलेंट ये लिखा जाएगा कि l माइनस वाई जेड और प्लस स्मॉल जेड इंटू कैपिटल वाई अपॉन में x इक्वल टू m माइनस जेड एक्स और प्लस स्मॉल इंटू जेड अपॉन में y इक्वल टू n माइनस स्मॉल x कैपिटल y और प्लस y इंटू कैपिटल x अपॉन में z और इक्वल टू p, इसे यहाँ से हटा दें और ये इक्वल टू हो जाएगा p। क्लियर पोर्शन यहाँ तक का। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो इक्वल टू p हो गया, तीनों इक्वेशन आ गई, और p हमारा क्या है पिच ऑफ रेंच है, जिसकी वैल्यूज हमारी क्या होती है g अपॉन में r, क्या होती है हमारी g अपॉन में r होती है। अब इसमें आगे जो बढ़ के चलते हैं, अब ये जो इक्वेशंस आपकी आई हैं यही कहलाएगी
क्योंकि ये आपका सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है। एक्स वाई के टर्म्स में जो इक्वेशंस मिलेगी यानी लीनियर इक्वेशन मिलेगी, और यही इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इसको याद करने का तरीका सिंपल है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, डायरेक्टली अप्लाई होती है। और क्वेश्चन किस तरह अप्लाई होती है और याद करने का तरीका क्या है, सिंपल, उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना है। इस स्टेप को याद रखना है। क्या आएगा, 3 हम रेशो लेके चलें, इक्वल टू पी दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें एक्स वाई और जेड। क्लियर, याद करने का तरीका, यहाँ पे एल है, एल के बाद एम आता है और यहाँ एन होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब ऊपर एक्स वाली कोई टर्म्स नहीं आएगी। एक्स के बाद क्या आता है, वाई, तो हम वाई पॉइंट लेके चलेंगे जो पी के कोऑर्डिनेट हैं इनटू जेड, समझ में आ गया, और प्लस इसमें स्मॉल जेड इनटू कैपिटल वाई, यानी इनका अपोजिट कर दो। ऐसे वाई के बाद क्या आता है, जेड, तो स्मॉल जेड इंटू कैपिटल एक्स आएगा क्योंकि इसमें वाई नहीं आएगा, और प्लस स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल जेड आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे देखो क्या आएगा कि जेड है, जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो वाई और प्लस स्मॉल वाई इंटू कैपिटल एक्स और इक्वल टू पी। अब यदि ये पूरी बॉडी या पूरा सिस्टम एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस होता है तो वहाँ पे पी की जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं वो 0 बन जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 0 इक्विवेलेंट नहीं होगी, लेकिन आर वेक्टर आर इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी जब ये रिजल्टेंट फोर्स में हम लेके चलते हैं। तो उस केस में 3 रेशो आ जाएंगे। इन तीनों रेशोज का हमें यूज़ करना है। जो आपके क्वेश्चंस दिया हुए हैं उनमें हमें जो वैल्यू निकालनी होती है वो एक्स वाई जेड एल एम और एन, इन दोनों की वैल्यू निकालनी होती है, और ये वैल्यू हमारी निकली, इक्वेशंस में हमने पुटअप किया, तो पूरा आंसर हमारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड में आ जाएगा। वही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सिंपल है तरीका, याद करने का हमने बता ही दिया कि कैसे हम करते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस सोल्व करने का, कि उस क्वेश्चंस की जो हमें सोल्व करने का उसकी आपकी जो स्टार्टिंग कैसे है, उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डेट्स ऑल। यदि किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके वो करें, उसका हम फिर समाधान करेंगे। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं।